नमस्कार दर्शकों, मैं हूं किशोर ठाकुर। उद्योग की आवाज में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं बद्दी के जाने माने उद्योगपति, जिनका जीवन संघर्षशील रहा है और पिछले 35 वर्षों से बद्दी के अंदर अपना एक सफल उद्योग चला रहे हैं और सैकड़ों सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनाने के साथ साथ में अनेकों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे सफल उद्यमी है हमारे पास श्रीमान नेत्र प्रकाश कौशिक जी। नेत्र प्रकाश कौशिक जी, आपका बद्दी न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे आपके थोड़ा सा परिचय के बारे में कि आप बद्दी की जानी मानी हस्ती, बद्दी के फाउंडर मेंबर के रूप में बद्दी का जो उद्योग विकसित हुआ उसमें आपका विशेष सराहनीय योगदान रहा है। थोड़ा सा अपने जो जीवन की का परिचय है उससे हमारे दर्शकों को रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। मैं नेत्र प्रकाश कौशिक, जिस वक्त ज्वाइंट पंजाब था तो मैं जो भूमि हिमाचल में पड़ी है वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मेरी एजुकेशन होते होते हिमाचल हरियाणा बना तो मेरे पापा का शहर हरियाणा में आया। मैं एक पेट्रियोटिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष परिवार ने किया। ताया जी मेरे ताम्रपत्र अधिकारी बने, पापा मेरे ब्रिटिश आर्मी में थे और एक ताया जी मेरे ब्रह्मा में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में लगे हुए थे। जैसे देश आज़ाद हुआ, पापा मेरे वापस आए तो गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश आर्मी ने उनको कोई भी सर्विस बेनिफिट नहीं दिया और उनको वहाँ से एक टेररिस्ट का टाइटल दिया। पापा आए, उसके बाद ही उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। तो जैसा कि हमारे देश में उस वक्त खेती बाड़ी का ही मेन काम था तो हमारे घर में भी ज़मीन और खेती का ही काम हुआ करता था। तो पापा की मजबूरी थी कि उनको भी वो काम करना पड़ा। अपने जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची जैसा कि एक कोई जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट हो। कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते थे पर धन की कमी के कारण वो कुछ भी ना कर पाए और हार करके उन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया। हम लोग बड़े हुए, पढ़ाई का टाइम था, परिवार थे। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था मेरी 9th हाफ के अंदर जाके इंग्लिश की ABCD सीखने को हमें मिली। बड़ी तमन्ना थी कि हम कोई अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बने, पर बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं था। और उस एजुकेशन को, उन कमियों को पूरा करने के बाद, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा करने के बाद मैं नाहन डिग्री कॉलेज के अंदर गया। तो मेरा एकमात्र लक्ष्य था इंग्लिश इम्प्रूव करना। बहुत ही सज्जन, मेरे बड़े रिस्पेक्टिव एक प्रोफेसर वहाँ पे हुआ करते थे, PC शर्मा, जिनकी गाइडेंस को मैं आज भी याद करता हूँ। दिन रात मैं उनका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मैं प्रेरित हुआ। उन्होंने मुझे इंग्लिश के अंदर यहाँ तक सिखाया कि मैं जिस वक्त फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट के अंदर गया था तो मेरा 0 नंबर था इंग्लिश में और फाइनल ईयर के फाइनल एग्ज़ाम के अंदर मैं 72 बच्चों में आई स्टूड 3rd। मैं वहाँ से प्रेरित हुआ और उसी के कहने के अनुसार मैंने टेक्निकल एजुकेशन ITI नाहन से ही ली। वो लेने के बाद वहाँ पे भी मुझे एक अच्छे इंस्ट्रक्टर मिले। उन्होंने मुझे गाइड किया। वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से पढ़ कर के आए थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और वहाँ के खर्चे के लिए भी मेरे को बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीइंग अ सन ऑफ एक्स सर्विसमैन स्टाइफंड मुझे मिला और उस स्टाइफंड के आधार पे ही मैंने अपनी एजुकेशन ली। ऐसी कठिनाइयाँ थी, पैसा ख़त्म हो जाता था, पैसा घर से मिलता नहीं था, स्टाइफंड 6-6 महीने बाद आते थे। तो कई बार हमने पिक्चर हॉलों में जाकर के टिकटें ब्लैक करके भी अपने खर्चे पूरे किए। कॉलेज जाने के लिए मेरे को अपने घर से 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था और सुबह 7:30 बजे की बस लेनी होती थी, जिसके लिए मैं 3 बजे उठ करके 4 बजे घर से निकलता था। पैदल का रास्ता जंगलों से निकलना, वहाँ पे जाना, पढ़ाई की। जैसे ही वो पढ़ाई पूरी हुई तो अपने पास स्वाय
अपने लिए काम करने के कोई दूसरा चारा नहीं था। ITI रहते 4-5 कंपनियों के अंदर सिलेक्शनें हुई, वो सब छोड़ दी गई और हम एक 6वीं कंपनी के अंदर जाकर के ज्वाइन किया। तो उस टाइम 1971 का टाइम आया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई लगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि हमें अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट यहाँ बनाने चाहिए। उन्होंने पूरे देश से पहले 12 कंपनियाँ चुनी। उनमें से एक कंपनी थी जो कि एशिया का फर्स्ट प्लांट था साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनी। उस कंपनी को उन्होंने एक ट्रायल ऑर्डर दिया। वो एक गनर का ऑर्डर था जो कि टैंक के ऊपर अंधेरे में भी 12 किलोमीटर तक छुपे हुए दुश्मन को ब्लैक लाइट और डे के अंदर सनलाइट लगा करके हम पहचान सकते थे कि हमारा दुश्मन सामने पहाड़ी में कहाँ छुपा है। वो प्रोडक्ट हमें बनाने का मौका मिला। तो उस कंपनी में हमें सिलेक्शन हुआ। ऑल ओवर इंडिया से हम 16 लड़के सिलेक्ट हुए। नहीं, आपकी पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब लगी, उसके बाद स्वरोजगार की भावना मन में कैसे आई कि हाँ हमें नौकरी नहीं करनी है, नौकरी देने वाला बनना है? ये प्रेरणा कहाँ से जाती? ये प्रेरणा ऐसे थी सर कि मैंने 12 साल तक बिना पैसे के कभी सोचा नहीं कि मुझे कहाँ से कितना पैसा लेना है। मेरे दिमाग में लगन थी कि मुझे सीखना और उस सीखने के चक्कर में मैंने ऑल ओवर इंडिया की रिप्यूटेड कंपनीज के अंदर 12 साल काम किया। 12 साल काम किया। लुधियाना में बता रहा हूँ, लुधियाना में, अम्बाला से मैंने स्टार्ट किया था, देन लुधियाना के बाद मैं देवास चला गया। देवास ऑटो पार्ट्स के अंदर मैं गया। वहाँ से मुझे दिल्ली की एक रिप्यूटेड कंपनी थी, वो हमारे ग्रुप को उठा लाई। वहाँ फिर मैंने 6-7 साल काम किया। उसके बाद में मैंने महसूस किया कि मुझे ये सब काम करना है, सीखा है। तो मेरे को एक क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम आई दिल्ली के अंदर। तो मैंने सोचा मेरे को अगर सही जीना है तो मुझे हिमाचल में ही रहना है। और मैंने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली छोड़ के मैं हिमाचल परमाणु में आ गया। परमाणु में अप्रैल 82 के अंदर आया। उससे पहले भी मेरा परमाणु से खास लगाव था। तो परमाणु में हिमाचल में परमाणु में 77 के अंदर भी मैं आया था। 77 के अंदर मैं कम समय के लिए आया था। उस टाइम पे हमने यहाँ पे 3 कंपनियां जो कि आइशर, पोलेटर एंड गैब्रियल एंड पोलेटर लगाने का प्लान किया गया था। ये डॉक्टर परमार के, जो हमारे माननीय डॉक्टर परमार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल थे, उनके फ्रेंड थे मिस्टर आनंद, ही वाज फ्रॉम USA। उन्होंने ये कंपनी यहाँ लगाई थी, इससे मल्टीनेशनल कंपनी। और इस कंपनी के साथ और सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी। तो मुझे वहाँ भी आने का मौका मिला कुछ समय के लिए। तो उसी समय में हिमाचल में एक गवर्नमेंट की चिंता थी कि अगर स्टेट को आगे बढ़ाना है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होगी। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन हम अनकम्पिटिटिव रहेंगे। बाकी सब स्टेटों में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, परंतु हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। और वहाँ पे मुझे उन सेलरीज की तरफ से एज एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज रिप्रेजेंटेटिव मुझे उस सभा में जाने का मौका मिला, जो कि सर्वदलीय सभा थी। जहाँ आजकल टिम्बर ट्रेल है, वहाँ पे एक टेंट हाउस लगा था और वहाँ पे ये सभा थी, सेमिनार हुआ था। तो वहाँ पे हमें वो मौका मिला। तो उस मौके के अंदर यहाँ से जो प्लेन बेल्ट हिमाचल की आप कह सकते हो, जैसे कि बद्दी बरोटी वाला एरिया, पोंटा साहब एरिया, या आपका ऊना और यू कैन से कालाम, इन सभी जगहों की सभी पंचायतों के प्रधान, तहसीलदार वगैरह सब उनसे बुलाए गए थे। तो वहाँ एक क्वेश्चन उठा कि इंडस्ट्री तो लग जाएगी पर जमीन कहाँ से आएगी। तो हमारे चौधरी लजाराम जी उठे, प्रधान जी थे उस वक्त। वो कहते जी ठहरो तुसी सानू 5 मिनट दो। उनके साथ में 10-15 प्रधान और भी थे पंचायतों से। वो कहते सानू 5 मिनट दो जी, असी जवाब देने। साइड में हो गए टेंट से बाहर, पता किया। उन्होंने दूसरे प्रधानों को समझाया कि आज जो ज़मीन तुम्हारी यहाँ 200 रुपये बीघा नहीं बिकती, ये ज़मीन तुम्हारी 5-5 करोड़ को, 2-2 करोड़ को जाएगी। फैक्ट्रियाँ आएंगी, बहुत कुछ आएगा, इटा भी चाहिए, ट्रक भी चाहिए, तो तुहाडे ही पैने हैं और तुहाडे ही किराएदार भी रखने हैं, बिल्डिंगां भी बन गई।
और विद इन 5 मिनट वो वापिस आए, उन्होंने कहा बाबूजी जमीन ना असी दूंगे, तुम इंडस्ट्री जाओ। अच्छा, मतलब जमीन हम बद्दी में प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, आप उद्योग लाओ। मैं बड़ा खुश हुआ उससे, पर्सनली खुशी हुई है मेरे इस बात से, क्योंकि मेरे अंदर भी एक आग थी कि मुझे हिमाचल में कुछ करना है और वो करने का वो समय आ गया। तो इतने में मैं हिमाचल के लिए इंटरेस्टेड था और मुझे एक कंपनी ने दिल्ली से उठा करके हिमाचल में एक कंपनी लगी, उस कंपनी वाले ने मुझे यहाँ ले आया, क्योंकि मेरी एक स्पेशलाइजेशन है सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग्स की। स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इज माई स्पेशलाइजेशन एज ए इंजीनियर। वो कंपनी मुझे वहाँ लाई, परमाणु में 6-7 साल काम किया मैंने। कुल मिला के 1984 में बद्दी में उद्योग स्थापित होना शुरू हो गए। आपका बद्दी में कब आना शुरू हुआ? सर मैं उसी टाइम से इंटरेस्टेड था। मैं वहाँ परमाणु वाली कंपनी से भी HMT को माल देता था और HMT ने कितने सैलरीज निकाली थी और हिमाचल गवर्नमेंट ने वो डिमांड की थी, तो 12 इंच सैलरीज हिमाचल को मिली थी। वो 12 इंच सैलरीज को परमाणु में जगह नहीं थी, तो उन्होंने उसको बद्दी में लगाने का प्लान किया और उनमें से जो कंपोनेंट मेरा स्पेशलाइज है उसकी भी वो 1 इंच सैलरी बनी थी, वो मैंने ली। परंतु हमें ये नहीं मालूम था उस वक्त कि ये ले तो ली, इसको चलाएंगे कैसे। बद्दी में पिंजौर से बद्दी आने तक के लिए हमारे पास उस टाइम बस का किराया, वो स्टेज थी, नाले ही नाले थे, सिर्फ 2 जगह पुल बने थे, इवन बाल्द नदी के ऊपर भी कोई पुल नहीं था और हम लोग कभी स्कूटर हमारे ऊपर और कभी स्कूटर के ऊपर हम आते थे। घर वालों को पता नहीं है, बादल भी करके तो सोचते भाई आज नहीं आएंगे। सड़क भी ठीक नहीं होती थी, बहुत कुछ भी नहीं था सर। 8 फुट की सड़क थी सारी, सिंगल बस चलती थी, 5 टाइम थे, 2 कालका टू रोपड़ और 3 थे कालका टू नालागढ़। उस हालत के अंदर हम लोग यहाँ आए। ईंटों की कमी, रेत की कमी, हर चीज की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उद्योग विभाग ने जमीन दे दी के उद्योग लगे, परंतु जो मूलभूत दी भी नहीं थी। इन्होंने जमीन बना के लेआउट करके प्लॉट काट करके डिक्लेयर कर दिया हाँ इंडस्ट्रीज एरिया बन गया, परंतु हमें तो ये भी नहीं पता था कि उसकी अलॉटमेंट का सिस्टम क्या है और कैसे क्या है। बट एनी हाउ ये प्लॉट मुझे एक मिला, यहाँ प्लॉट मिला, हमने वो काम शुरू किया। पैसा था नहीं, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, मैंने की टन बेसिस के ऊपर कहीं ये कंपनी ली, सिमिलर कंपनी। वहाँ से मैंने 5,42,000 रुपया 8 महीने के अंदर कमाया और वहाँ से कमाता था, यहाँ मैं लगाता था। उस समय लगभग कितने उद्योग यहाँ बद्दी में काम करते थे? उस टाइम बद्दी में सिर्फ एक विंसम, दीपक, हिम फोर्जिंग ये प्रोडक्शन में ये लग चुके थे जिस वक्त मैंने शुरू किया। और हम 12 कंपनी इन सैलरीज थी HMT की, ये लग गई थी, वी आर इन फंक्शन। और वर्धमान वाले आए थे। जैसे वर्धमान आए तो यहाँ पे ईंटों वगैरह की जरूर से ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी, इधर टोटल खरीद ली थी, डिमांड बढ़ गई थी। और यहाँ पे ढाबा भी एक होता था, वहीं पे चाय मिलती थी, बाकी खाना भी नहीं था। ऐसे हालात के अंदर हम लोग यहाँ आए, परंतु बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमें बड़ी परमात्मा की कृपा रही कि हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी इंडस्ट्री चलाई। इंडस्ट्री है किस तरह का कार्य करती है और कहाँ कहाँ आपकी किन बड़े उद्योगों में सप्लाई होती है? गुड सर, आज की आप पूछ रहे हैं तो मैं एक्सपोर्ट के लिए कुछ कंपोनेंट, मेरी स्पेशलाइजेशन है, मेरी USA और अरबियन कंट्रीज के लिए थ्रू एक्सपोर्टर कुछ मटेरियल्स मेरे वहाँ जाते हैं। अच्छा। दूसरा, यहाँ पे सोनालिका ट्रैक्टर्स कंपनी है जो कि हिंदुस्तान की आज टॉप की कंपनी है, उसके लिए हम कुछ कंपोनेंट बनाते हैं। इसके सिवा मैं मेडिकल इक्विपमेंट की जो मशीनें हैं उनके कुछ पार्ट बनाता हूँ। और इससे साथ ही मेरे पास 4-5 और ऐसी कंपनी हैं जो कि स्वराज को, PTL ट्रैक्टर को और ITL को, इनको माल सप्लाई करते हैं, वो हमारे से कुछ कंपोनेंट लेते हैं। तो ये मेरे कस्टमर्स हैं। और आज की डेट के अंदर मेरा जितना भी रॉ मटेरियल है बाहर से आता है और माल भी हमारा बाहर ही जाता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्रीज की है कि स्किल मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमें आपका जो विभाग है इंजीनियरिंग टूल रूम से जुड़ा हुआ है,
तो इसमें किस किस तरह की आपको उद्योग में या यहाँ समस्याएं आ रही है, आती हैं और उनका कैसे उससे सुलझाने में आप सक्षम रहते हैं? देखिए, हमने बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद एक सिस्टम बनाया हुआ है। जिन बच्चों को ITIओं में ड्यू टू मेरिट एडमिशन नहीं होती और चाहे कम क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी हों, हमने उन बच्चों को ट्रेन करने का एक रिवाज बनाया हुआ है। मैं हर साल 20 से 30 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। चलो ITI की तरह जो है ट्रेनिंग देना है। यस, वहाँ पे थ्योरी होती है, हम यहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं। होता है साथ में और मैं हर साल 20-25 बच्चे 30 बच्चे लेता हूँ। उसमें से जो अच्छे बच्चे निकल जाते हैं वो 5-7 मेरे वर्कर बन जाते हैं। बाकी बीच में कारीगर बन जाता है। हाँ, बना लेते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बन जाता है। अच्छा है जो ITI करके वहाँ 2 साल वहाँ अपना पैसा दे करके बाहर रह के सीखते हैं। 2 साल ITI की पोजीशन ये है कि मैं वहाँ पे 2 साल के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपया खर्च आता है एक बच्चे का, और अपने जीवन का 2 साल का टाइम भी वो देता है। मेरे यहाँ काम करने वाले बच्चे को उसी 2 साल के भीतर 2.5 लाख भी मिलता है, और उनसे बेटर एक्सपेरिमेंट, उनके प्रैक्टिकल जो है वो उनको मिलता है। इसलिए मेरे पास गरीब घर के बच्चे हैं, वो भी कामयाब हैं, पर उनकी इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि मेरा काम जो है काला हाथ होता है, ये अब लोहे का काम है। उस काम के अंदर बहुत कम बच्चे हैं जिनकी रुचि है। जनरली बच्चे आजकल जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा, हाँ, ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा रहता है। जो बच्चे मेरे यहाँ टिक जाते हैं, जिसने मेरे यहाँ 5 से 7 साल काम कर लिया, उस बच्चे की मार्केट वैल्यू डबल हो जाती है। तो इंजीनियर बन गया फिर फुल फ्लैश। और ऐसे बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ा लेती हैं। अच्छा, वहाँ उनको कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट की उनको जरूरत ही नहीं रहती वहाँ, क्योंकि जो भी लेता है अगला बोलता है जी बस। अच्छा, हमारे से कोई एक्सपीरियंस मांगता, हम दे देते हैं। हाँ, कितने साल से काम? हम देते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। इसके साथ साथ हमने लेबर वेलफेयर के ऊपर पूरा जोर दिया हुआ है। हमारे यूनिट के अंदर हर चीज ऐसे तरीके से हमने जोड़ी है कि मेरे वर्कर को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि मान लिया संडे है, संडे वर्किंग कभी 4 होती है, कभी 5 दिन के संडे पड़ेंगे महीने में, तो हमने उनमें से 2 दिन छुट्टी देनी है और बाकी 2 या 3 दिन की वर्किंग कर देनी है, चाहे वो हाफ डे वर्किंग हो। उसका मतलब है कि जो यंगस्टर आते हैं उनको एक तो बाजार में जाने के मौका कम मिलेगा, जिससे कि वो गलत गतिविधियों में ना जाएं, नशे ये से बचे रहें। दूसरा, हमने उनको रहने की भी सुविधा दी हुई है, अकोमोडेशन प्रोवाइड किया हुआ है। और अकोमोडेशन प्रोवाइड करने से उनका जो बाहर रहने का किराया, भाड़ा, पानी की समस्याएं वो सारी खत्म हो जाती हैं। उस तरीके से हमने उनको, और जो हम काम करते हैं उनको हमने टोटल इनकैशमेंट किया हुआ। छुट्टियां हैं, इनकैशमेंट है। अच्छा, हाँ, इसी तरह से पक्की छुट्टियां हैं, वो भी इनकैशमेंट है। सिक, एनुअल जो भी है वो सारी इनकैशमेंट है। तो इस तरीके से हम उनको, मतलब कुल मिला के जो कर्मचारी है वो खुश रहे। हाँ, दे आर ऑलवेज हैप्पी, स्ट्रेस फ्री होके काम करे। सर, हमारे लाइफ से ज्यादा टेंशन फ्री मेरा वर्कमैन है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस वक्त से। बहुत बढ़िया। कौशिक जी, एक आप जो हमारा यहाँ उद्योग है, औद्योगिक संगठन है, उसके भी शुरू से लघु उद्योग भारती जैसे संगठन के फाउंडर मेंबर रहे हैं, बड़े उच्च पद पर रहे हैं, तो संगठन के नाते आपने जो अन्य उद्योगों के लिए कोई विशेष कार्य किया हो, उसकी कोई उपलब्धि? श्योर सर, श्योर। हमने बिजली का 2014 के अंदर बिजली के रेट 5 साल के लिए सील करवा दिए थे हिमाचल उद्योगों के लिए। इसी तरह से उद्योगों के लिए हमने लघु उद्योग का एक ऑफिस बद्दी में लाए हैं, जो कि 2008 से हमने फाइल मूव की थी, और उसको जा करके 18 में हमें अलॉटमेंट मिल गया। 10 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम ऑफिस लेने में कामयाब हुए। 10 साल के बाद लघु उद्योग भारती में अपना कार्यालय मिला। इसी तरह से हमने बद्दी के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए, बद्दी टूल रूम के लिए, अनेकों बार बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए कई बार हमने एजुटेशन किए। कई बार हम लोगों ने
यहाँ के यूनियंस जो है, लेबर यूनियंस, जो धक्काशाही होती है वर्करों के साथ, उसके बारे में भी हमने स्ट्रगल किया। ESIC की हमने ग्रीवेंसेस मीटिंग के अंदर जाना, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको डिस्कस करना, और उनकी कमियाँ वर्करों के फेवर में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम आ रही, उन सब का हम यहाँ पे निवारण करते रहे हैं। आज भी मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन हार्टली मेरा एक सभी यंगस्टर्स के लिए मैसेज है कि जिस किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई सजेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, मेरा ऑफिस हमेशा खुला है। बहुत बढ़िया, स्वागत कौशिक जी आपका। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, लगभग आप पिछले 35 वर्षों से जो हमारा BBN क्षेत्र है, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें आप एक तरह से जो फाउंडर पिलर हैं उद्योग के माने जाते हैं। तो अभी तक आपके पास एक आंकड़ा होगा कि लगभग इतने आपके पास कुशल कारीगर बन के गए हैं, और वर्तमान में आपके पास कितने जो कर्मचारी है वो कार्यरत हैं? उद्योग आपके बद्दी में इस समय कितने कार्य करते हैं? सर, मेरे यहाँ से लगभग 200 वर्कर, स्किल्ड वर्कर जब बाहर जा चुका है, जो अच्छी हाँ, जो इस वक्त कम एजुकेटेड होने के बावजूद भी कोई दूसरी, चौथी, 6वीं, 8वीं वाले ऐसे वर्कर हैं जो इस लेवल के क्वालिफिकेशन होने के बावजूद आज 25, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपया तक वो बाहर कमा रहे हैं। अच्छा परिवार मतलब अपना और सक्षम है। मेरे यहाँ से अभी तक 4 नए एंटरप्रेन्योर पैदा हो चुके हैं जिन्होंने बद्दी में ही उद्योग लगाए हैं, अपने ही उद्योग, अपने निजी उद्योग लगाए हैं। आगे वो अब दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। 4 लड़के मेरे ऐसा काम कर चुके हैं इस वक्त तक। आपके उद्योग इस समय बद्दी नालागढ़ के अंदर? मेरा यहाँ पे 2 यूनिट हैं बद्दी के अंदर, और ये दोनों माइक्रो स्केल यूनिट है। अभी हमने एक मीडियम स्केल यूनिट के लिए नालागढ़ में एक अच्छा बड़ा प्लॉट लिया जो कि लगभग 1.5 एकड़ का है, 7,500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, और वहाँ पे हमारा काम अभी शुरू करने का प्लान हो रहा है। तो उसमें हमारा काफ़ी हाई स्केल के ऊपर काम करने का प्लान है, जिसमें लगभग 50 से लेकर 100 तक की एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। एक बात और आती है कौशिक जी ध्यान में कि इस समय हिमाचल में चुनाव का माहौल था, और जो विपक्ष पार्टी थी उसने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का। आप कहां तक देखते हैं बेरोजगारी कहां तक है, और अगर बेरोजगारी है तो उसका समाधान सरकार के पास है, अगर नहीं है तो इसका क्या समाधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, धन्यवाद। देखिए साहब, ऐसा है, मुद्दा ये जेन्युइन है। जेन्युइन इसलिए है कि जिस आदमी ने काम नहीं करना वो बेरोजगार है। दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार का क्या है, अनएम्प्लॉयड लोग नौकरी को, सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी को ही नौकरी कंसीडर करते हैं, वो इंडस्ट्रियल नौकरी को नौकरी नहीं मानते, प्राइवेट कंपनी की नौकरी को नौकरी नहीं माना जाता। तीसरी, जहाँ तक आपने बात की सरकार के बारे में, मैं यहाँ सरकार के लिए कुछ बातें जरूर कहनी चाहूँगा। वो ये है कि एक तो सरकार ने आज दिन तक पता नहीं क्यों कोई इंटरप्रेन्योर पैदा करने के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अपनी स्टेट के अंदर नहीं बनाया। जहाँ डेवलपमेंट सेंटर जो हो, हाँ, नॉट ऑल स्किल डेवलपमेंट, नहीं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर अलग चीज है। जो स्किल आदमी है, 8-10 साल के, 15 साल के एक्सपीरियंस है, और वो कहता भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए कोई गाइडलाइन कहीं नहीं मिल पाती। प्रोत्साहन आगे कि हाँ यस, नया अपना कैसे करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमने ऑन बिहाफ ऑफ लघु उद्योग भारती कई बार गवर्नमेंट से कहा, लिखा भी है कि एक तो उनको फ्लैट एंड रेडी, मतलब प्लग एंड स्टार्ट वाले छोटे शेड बना करके दिए जाए, कम किराए पे मिल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कोई भी नया उद्योग या दुकान ही करता है तो किराया मार जाता है, तो वो आप डायरेक्ट अलॉटमेंट दे दो, फ्लैट एंड दे दो, अगर जगह बड़ी नहीं दे सकते छोटी दे दो, 200 गज के दे दो, पर होने चाहिए वो क्या, जस्ट गो एंड स्टार्ट योर जॉब रेडी, ताकि दूसरे महीने से कुछ रिटर्न आनी शुरू हो जाए, नहीं तो नया एंटरप्रेन्योर। दूसरी चीज क्या है कि इंडस्ट्रीज के अंदर खासकर माइक्रो स्केल और जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए मेरी गवर्नमेंट से हमेशा एक बात के ऊपर लगती रहती है, वो ये है कि
सोशल सिक्योरिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। जिस वक्त हमारी इंडस्ट्री से बंदा बाहर निकलता है, जो असंगठित कामगार है, उसके बारे में तो उसको बेचारे को अपने बुढ़ापे का कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट तो कहती है कि बूढ़ा हुआ तो मर जाए, बढ़िया है। ये पोजीशन आज हम महसूस करते हैं, जबकि हमने हर ढंग के टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। बार बार हमारा ये सजेशन है कि अगर मैं आज मान लिया 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया महीने का गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, मे बी इन एनी शेप, तो ज्यादा नहीं यार, 10% तो मेरे को पेंशन दे दो। अगर मैंने 10 लाख का भी एवरेज दिया या 5 लाख का भी एवरेज दिया, तो मेरा भाई कम से कम नहीं 60 लाख 1 करोड़ रुपया मैंने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, तो मुझे 10% तो पेंशन दे दो यार। 6,000, 8,000, 10,000 रुपया तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए ना। मतलब हमने दिया है उसके ब्याज में से सम पार्ट हमें दे दो, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी तो कोई होना बंदेगी। तो सबसे बड़ी तो कमी आज की गवर्नमेंट की ये है, चाहे इसको सेंट्रल लेवल पे लो, चाहे इसको स्टेट लेवल पे लो, कि जो एंटरप्रेन्योर है, माइक्रो स्केल के लोग हैं, और इस इंडस्ट्री वालों के लिए तो इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी हुई। देखिए, जैसे आदमी की 60-70 साल की उम्र होती है, ना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल है, ना ही हमें कोई गन लाइसेंस रिन्यूअल है कि किसी ढंग की सिक्योरिटी हो। इवन यहाँ तक है कि बैंक अकाउंट खोलने में भी प्रॉब्लम है, कोई लोन अवेलेबल नहीं है, किसी भी ढंग का लोन अवेलेबल नहीं। मतलब कुल मिला के 60 साल पूरे होना, छोटे व्यापारी हैं, हाँ, उनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी सरकार के पास स्कीम नाम की चीज ही नहीं है। ऐसे पहले रेलवे में हमें कोई 45% की कंसेशन मिलता था, ये वो भी खत्म हो गया। एयर टिकट्स के अंदर कंसेशन था, वो भी खत्म हो गया। मेडिकल के लिए अभी गवर्नमेंट ने वो कहा कि 5 लाख तक की वो मेडिकल फैसिलिटीज, कोई हिमाचल क्या है वो स्कीम है, हिम केयर कार्ड वगैरह है, वो भी है। डिजीज डिफाइन की भी है, इसमें इतना ही मिलना है, वो भी हमारे बेनिफिट का नहीं होगी तो उसमें कवर, वो भी हमारे बेनिफिट का नहीं है। अर्थात कुल मिला के ये है कि अगर हम यहाँ से आज 60, 65 साल, 70 साल की उम्र में, डिपेंड्स ऑन हेल्थ कंडीशन, अगर हम अपने उद्योग छोड़ के बाहर जाते हैं तो हमारे पास स्वाय मरने के कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है। सरकार ने कुछ भी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा हमारे हाथ में, कुछ भी नहीं है। इवन मेडिकल पॉलिसी नहीं हमारा रिन्यूअल होती यार, मेडिकल पॉलिसी भी रिन्यू नहीं होती, नई पॉलिसी नहीं आप करा सकते, इंश्योरेंस नहीं करा सकते आप अपना। तो ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी हमें महसूस होती है। दूसरी एक चीज मैं आपको और कहनी चाहूंगा इस पॉइंट के ऊपर, जर्मन के अंदर और कुछ दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जब आदमी 50-60 साल रिटायरमेंट के ऊपर चला जाता है तो उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट न्यू एंटरप्रेन्योर या नई जनरेशन को देने के लिए, यस, उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, उसकी ट्रेवलिंग फ्री करती है ऑल ओवर कंट्री के अंदर। लेक्चर दो, बड़ी बड़ी एसोसिएशन में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, बच्चों को मोटिवेट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ऐसी स्कीम यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है, जिसके बाद जो अनुभव है अंत में जाके जीरो हो जाता है। कहीं भी हम ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना सरकार। और भैया ये सिर्फ यही नहीं है, आपके घरों में भी, परिवारों में भी, दादी नानी के पास में जितने फार्मूले, जितने गुण हैं, आज के बच्चों के पास वो है ही नहीं, वो भी छूट गया। और इंडस्ट्री में भी हेल्थ है, हमने पूरी जिंदगी लगा करके कितने अनुभव लेकर के अपने आप को हमने स्किल बनाया, और हमारी स्किल हमारी बॉडी के साथ खत्म हो जाएगी। सरकार अगर चाहे तो जिसका विभाग से रिलेटेड, जिस प्रोफेशन से रिलेटेड इनके पास अनुभव है, अच्छे तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कराएं। सर इसमें कुछ नहीं, इसमें प्लेटफॉर्म भी नहीं, आप हमें एक ये परमिशन दे दो कि हम अपने लेवल पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा करके टाई अप करके वहां हम अपनी स्किल उनको शेयर कर सकें, उसके लिए ट्रेवलिंग का बेनिफिट दे दो, या रियायत कर दे, कहीं बाहर जाना पड़े वहां, जो भी घूमने फिरने का है, मेडिकल का है, वो इतना सा तो गवर्नमेंट दे सकती है, अकोमोडेशन ट्रेवलिंग तो दे सकती है। तो इतनी भी बेनिफिट नहीं है, इतनी भी परमिशन भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। भी नॉट ऑथराइज्ड टू गेट एनी अपॉइंटमेंट विद इन एनी इंस्टीट्यूशन। स्टेट ना सेंटर का पॉलिसी ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है इंडिया के अंदर ये, जबकि ऐसी पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है, चाहिए। अगर हमें सेल्फ एंटरप्रेन्योर तैयार करने हैं और हमें अपने भारत देश को भी डेवलप कराना है, आगे ले जाना है, बहुत जरूरी। हमने क्या स्ट्रगल किया हमारे बच्चों को नहीं मालूम है, उनको लाइफ की वैल्यू का नहीं मालूम है।
हमने कैसे कैसे क्या क्या करके आज कुछ भी बनाया है, उन बच्चों की नॉलेज में उस के नज़रों के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया। आदमी को वही महसूस होता है जो उसने खुद किया होता है, वो शेयर भी नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया बात कही आपने कौशिक जी। अंत में आपसे जो हमारा जो बेरोजगार तबका है, यूथ है, कहते हैं हमारा भारतवर्ष युवाओं का देश है और पढ़े लिखे हैं सारे, वेल एजुकेटेड है, परंतु बेरोजगार समझते हैं, तो उन बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है जी, मैं उन सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो 100% मार्क्स लेने वाले कंपटीशन से अपने दिमाग से निकालें बच्चों के लिए। बच्चों को नया एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो एजुकेशन के साथ साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड होने का भी उनके पास स्किल हो, एजुकेशन हो। हाँ, उनको स्कूल टाइम के अंदर ही 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड से प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जिस बच्चे का जिस तरफ का इंटरेस्ट है, अगर कई बच्चे हैं जो बचपन से ही पता लग जाता है वो बंदूकों से खेलता है, कई बच्चे हैं जो बॉलों से खेलते हैं, है ना, वो आर्म्स के तरफ इंटरेस्ट है, किसी का कारों की तरफ इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का गेम्स में इंटरेस्ट है, तो वहीं से इंटरेस्ट वॉच करके उसको उसी फील्ड के अंदर उसी की एजुकेशन मिले, हाँ, उसी में उसकी डेवलपमेंट हो, यस, उसमें डेवलपमेंट हो। तो ये मेरा एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोचे। स्कीम तो बहुत सारी है, बनने फायदा कोई नहीं आ रहा जी, कोई उनको ग्राउंड लेवल पे कोई बेनिफिट नहीं आता, रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। इवन माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जितने भी बेनिफिट सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ये कोई भी हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्केल है 25%। अब 10 लाख का प्रोजेक्ट शुरू होता है, अब वो 10 लाख के प्रोजेक्ट के लिए 25% वो भी कब है, जब मैं 10 लाख बैंक से लोन अवेल करूंगा, तो वो भी साल बाद आएगा, और जब आएगा तब क्या है, साल बाद नहीं आएगा। उस 25 लाख को लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन इतनी है कि आप अगर 15-20 हज़ार का एक बंदा रखोगे, वो जाके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। जितनी मेरे को उसके लिए वो करनी पड़ेगी एफर्ट्स, इससे ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा पीछे। जितना मैं उधर ध्यान दूंगा, इससे ज़्यादा तो मैं अपनी इंडस्ट्री में जोड़ लगाऊंगा तो मैं कमा लूंगा। और पेपर वर्क बहुत है, फॉर्मेलिटीज बहुत है, और गवर्नमेंट ऑफिस से तो फाइल ही नहीं निकलती। हिमाचल में तो 118 इन्होंने एक ऐसा मुद्दा बना के बैठा हुआ है। इवन मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। बीइंग एन हिमाचली इंटरप्रेन्योर को कनेक्शन लेने के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेने के लिए हमें एक NOC साइन नहीं हो पाया, जबकि बिजली विभाग ने बिजली देनी है और यूजर ने उसकी पेमेंट करनी है। बताइए डिपार्टमेंट को क्या तकलीफ है कि वो NOC साइन नहीं दे सकता। डिपॉजिट एडवांस में सिक्योरिटी सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको NOC नहीं दे पा रहा, बताइए। और वो भी कौन डिपार्टमेंट? BBNDA, जिसका कोई मतलब ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि BBNDA जब BBN में बिठाया है, यूजलेस, 100% यूजलेस डिपार्टमेंट, केवल स्पेयर आती है किसी का। बिल्कुल, ऐसे डिपार्टमेंट को इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, कोई फायदा नहीं ऐसे का। बहुत अच्छी बात कही आपने कौशिक जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने जीवन के संघर्ष की दास्तां हमारे दर्शकों से रूबरू कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू।